अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AWAM इन जापान। मेरा नाम है जमहरीर। मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जिस जो है एक रेज़िडेंस कार्ड के बारे में। तो हम आज बात करते हैं कि रेज़िडेंस कार्ड क्या होता है। रेज़िडेंस कार्ड जिसे हम कहते हैं जापानीज़ में ज़ाइरियो काडो। सिंपली जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेज़िडेंस कार्ड। ये एक ऐसा कार्ड है जो जापान में फ़ॉरेन रेज़िडेंट्स जो होते हैं उनके लिए है। तो ये आपको यहाँ पर इसकी शेप नज़र आ रही है। ये जो है रेज़िडेंस कार्ड है और इसमें क्या-क्या चीज़ें मेंशन होती हैं, इसमें नेम, डेट ऑफ़ बर्थ, नेशनैलिटी, आपका जो जापान में आप रह रहे हैं वो वाला एड्रेस और आपकी कैटेगरी मेंशन होती है स्पेशली कि आप किस कैटेगरी का आपका कौन-सा स्टेटस है, आप किस स्टेटस पे रह रहे हैं। उसके अलावा वैलिडिटी पीरियड होता है कि आपको ये कितने साल के लिए दिया गया है। जैसा कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो सो ऑन। तो इसके ऊपर डेट ऑफ इश्यूएंस और डेट ऑफ एक्सपायरेशन जैसा कि पाकिस्तान में हम देखते हैं हमारे पास जो शनाख्ती कार्ड होता है, उसमें भी तारीख़ अजरा और फिर जो एक्सपायर होने की उसकी डेट है, वो दोनों मेंशन होती है। सेम एज़ इट इज़ इस रेज़िडेंस कार्ड पर भी अ, ड कि किस तारीख़ को ये इश्यू हुआ और इसकी वैलिडिटी कब तक है। और दूसरी बात ये कि इसके ऊपर लिखा होता है कि आपको वर्क मतलब काम करने की इजाज़त है या नहीं है। जैसा कि स्टूडेंट्स होते हैं, उनको काम करने की इजाज़त नहीं होती, तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है, तो रेज़िडेंस कार्ड के बैक साइड पे वहाँ पे स्टैम्प किया जाता है बाकायदा कि इनको 28 आवर्स की 1 वीक के अंदर 28 आवर्स हम लोग काम करने की परमिशन देते हैं। तो इस टॉपिक पे स्टूडेंट वीज़ा जो स्टूडेंट वाली कैटेगरी है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ़ एक रेज़िडेंस कार्ड के बारे में डिटेल बता रही हूँ। अच्छा, तो कार्ड नंबर होता है और ज़ाहिर-सी बात है आपकी फ़ोटो होती है, पिक्चर होती है। जो पिक्चर होती है वो 16 साल से कम बच्चों की नहीं होती। जो 16 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनकी पिक्चर यहाँ पे अपलोड की जाती है या तस्वीर देते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये इसकी फ्रंट साइड है। ये आपका कार्ड नंबर दिया हुआ है, ये आपका नेम, आपकी डेट ऑफ़ बर्थ, नेशनैलिटी, यहाँ पे आपका एड्रेस, आपका स्टेटस कि आप किस स्टेटस पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको काम करना अलाउ नहीं है। तो आपका पीरियड ऑफ़ स्टे आपका कितने साल का क्या है, कितने साल में आपने स्टे करना है और ये वैलिडिटी है यहाँ पे। ये इसकी फ्रंट साइड है। तो और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर इसकी ये बैक साइड है। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट आए हैं, आपका एड्रेस चेंज नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे वार्ड ऑफ़िस जाके अपना एड्रेस चेंज करा लेते हैं। फिर वो जो एड्रेस है, वो यहाँ पर इसकी बैक साइड पे मेंशन हो जाता है। अच्छा, और ये लोग कौन लोग इश्यू करते हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ जापान जो है, वो इश्यू करती है फ़ॉरेनर्स को, जो कि यहाँ पर जापान आते हैं। तो ये होता है मिड टू लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर्स। इमिग्रेशन ज़ाहिर-सी बात है इमिग्रेशन देती है, इमिग्रेशन से आपको ये कार्ड लेना पड़ता है। अच्छा, फिर बात आती है ये कार्ड इश्यू किसे होता है? मिड टू लॉन्ग टर्म रेज़िडेंट्स जो कि अभी मैं आपको यहाँ पर भी मैंने वीडियो में भी बता रही हूँ। इधर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। जो लोग 3 महीने के स्टेटस पे हों जो लोग टेम्परेरी विज़िटर हों और जो लोग डिप्लोमैटिक या ऑफ़िशियल स्टेटस पे आए हों, स्पेशल परमानेंट रेज़िडेंट्स होते हैं जिसे जो किसी भी वजह से आप लोगों को दिए जाते हैं, पर्सन विद नो रेज़िडेंस स्टेटस जिसका कोई रेज़िडेंस स्टेटस नहीं है, वो क्यों आया, किस लिए आया, तो ये कार्ड्स उनको इश्यू नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा आप काम वर्क वीज़ा पे हैं, डिपेंडेंट पे हैं अ, फिर उसके अलावा अगर आप डिपेंडेंट पे हैं, वर्क पे हैं, आपका पीआर है, परमानेंट रेज़िडेंस है, आपका स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर वीज़ा है
या जो भी एज़ इट इज़, वो कार्ड आप लोगों को इश्यू कर दिए जाते हैं उस पे। लेकिन जो विज़िटर्स होते हैं, उनको ये कार्ड्स नहीं दिए जाते हैं। या जो 3 महीने के अंदर-अंदर वापस चले जाएँ जापान छोड़ के, उनको ये कार्ड्स नहीं दिए जाते। अच्छा, स्टेटस ऑफ रेज़िडेंस इज़ अ लीगल स्टेटस, मतलब ये एक लीगल स्टेटस है, आपके पासपोर्ट पे मेंशन होता है। और इसमें जो कैटेगरीज़ आती हैं, वो बेसिकली 27 कैटेगरीज़ आती हैं, जिसमें ये फ़ॉल करता है। और ईच रेज़िडेंस कार्ड जो है ना, उसका एक अपना स्टेटस है। इनकी जो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मुद्दत होती है ना एक्सपायरी की, वो 3 साल होती है, 5 साल होती है। तो जब आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला हो, तो आपको रेज़िडेंस कार्ड एक्सपायर होने वाला हो, आपको इमिग्रेशन जाके दोबारा उसके रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होता है। सेम वैसे ही जिस तरह हम सऊदीया हो गया या गल्फ़ कंट्रीज़, अरब अमारात वगैरह, वहाँ पर हम लोग जिस तरह इकामा रिन्यू कराते हैं ना, सेम एज़ इट इज़ हमें ये कार्ड रिन्यू कराना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप जापान से बाहर जा रहे हैं, वो भी 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो आपको अपनी जो म्युनिसिपैलिटी है या आपका जो लोकल सिटी हॉल है, आपके शहर का जो है सिटी हॉल, आपको वहाँ पर लाज़मी नोटिफ़ाई करना होता है। आपको उनको लाज़मन बताना होता है कि हम लोग यहाँ से 1 साल से ज़्यादा के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप 1 साल से ज़्यादा की वो नोटिफ़ाई ना करें, तो अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, आपका कार्ड एक्सपायर हो जाता है, आप दोबारा जापान में एंटर नहीं कर सकते। इसलिए इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि अगर आप जापान से 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए जा रहे हैं, तो आप अपना जो है वहाँ पर सिटी हॉल में इसका बताएँ इनको कि हम लोग साल या जो ज़्यादा साल के लिए जा रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए जा रहे हैं, तो वो फिर आपको परमिशन देते हैं कि आप लोग 1 साल, मतलब आप लोग अपने जहाँ पे जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे 1 साल या 1 साल से ज़्यादा स्टे कर सकते हैं और उसके बाद आप, उसे हम लोग बोलते हैं री-एंट्री परमिट, वो। वो आपकी जो लोकल हॉल है, सिटी हॉल है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, अब आते हैं हम लोग, जो लोग ज़ाहिर-सी बात है जब फ़ॉरेन से आते हैं, तो ये हमें कार्ड जो मिलता है वो जापान के यहाँ पे जो एयरपोर्ट्स के मैंने नाम मेंशन किए हुए हैं, ये वहाँ पे मिलता है। जैसे कि नारिता एयरपोर्ट, जिसे हम टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ पे लोग कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली नारिता एयरपोर्ट है। नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी तरह ही हानेदा एयरपोर्ट है, ये भी टोक्यो की हदूद में ही आता है। जो नारिता एयरपोर्ट है, ये चिबा में आता है, लेकिन लोग इसे बोलते हैं कि ये टोक्यो में ही है। उसके बाद चितोसे एयरपोर्ट है, ये है साप्पोरो वाली तरफ, होकाइडो वाली तरफ है। ख़ैर, जब आप लोग यहाँ पे आएँगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप इनमें से किसी भी एयरपोर्ट पे आते हैं, आपको रेज़िडेंस कार्ड अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है? उसके बाद केस नंबर 2 ये है कि अगर आप इन जो आपने पहली वाली स्लाइड देखी है, उस पे अगर आप उनमें से किसी भी एयरपोर्ट पे नहीं आते हैं, उसके अलावा किसी और एयरपोर्ट पे आते हैं, तो आप रेज़िडेंस कार्ड जो है ना, वो आप लोगों के घरों में एड्रेस पे आपके सेंड कर दिया जाएगा। आपको क्या करना होगा, आपको अपनी लोकल म्युनिसिपैलिटी जो है, आपका लोकल वार्ड ऑफिस जिसे कह लें, लोकल आपका सिटी हॉल कह लें, वहाँ पर आपको अपने आप को जाके रजिस्टर्ड कराना होगा कि हम ये हैं, हमारा पासपोर्ट है ये, हम यहाँ पर आए हैं, हम अभी आए हैं, कितने अरसे से आए हैं। और स्पेशली आपको विदिन 14 डेज़ में कराना होता है। अगर आप विदिन 14 डेज़ में नहीं कराते, तो आपको पेनल्टी पड़ती है। तो उसके बाद बात आ जाती है कि आप रेज़िडेंस कार्ड की इम्पोर्टेंस क्या है? सेम वही आपको बताया, जिस तरह सऊदीया में इकामा हो गया, ये गल्फ़ कंट्रीज़ में इकामा वगैरह चलता है, सेम वही चीज़ है। आप मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं, अपार्टमेंट रेंट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, एक्सेट्रा। उसके बाद आ जाता है कि आपने जो है इसको कैसे रिन्यू करना है, क्या करना है? वही मैंने आपको पहले बताया कि जो कार्ड है, उसको आप
ज़ाहिर-सी बात है ये कार्ड है, इम्पोर्टेंट है, शनाख्ती कार्ड है आपकी आप लोग हम लोग फ़ॉरेनर्स हैं, फ़ॉरेनर्स के लिए स्पेशली यही है कि आप इस कार्ड को अपने साथ लेके जाएँ एवरी टाइम क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप जब इसको हमेशा आपको लेके जाना चाहिए। ये कार्ड अगर आपके पास अगर खुदा ना ख़ास्ता वैसे ऐसे कभी हुआ नहीं है लेकिन हो भी जाता है कभी-कभी, नहीं पता चलता। आपको पुलिस कहीं पे भी रोक लेती है, आपको कहती है कि आप अपना रेज़िडेंस कार्ड दिखाएँ। तो अगर आपके पास नहीं होता तो आपको जो तकरीबन 1 साल की जो कैद जिसे कहते हैं और 2 लाख आपको फ़ाइन करना पड़ेगा। यूएसडी तकरीबन $1691 बनते हैं और मैंने जापानीज़ येन में कन्वर्ट किया था तो 2 लाख और पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट किया तो 3 लाख 3,000 कुछ बनते हैं पैसे। ये अप्रॉक्सिमेटली, कन्फर्म नहीं है, अप्रॉक्सिमेटली इतने पैसे बनते हैं। तो मतलब कभी भी कहीं पे भी ऐसा हो सकता है, वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं है लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि ये लोग आप लोगों को कभी रोक ले या कोई कि आप अपना कोई कार्ड दिखाएँ अगर आपके पास नहीं हो तो फिर उस सूरत में आपको ये इस टाइप का केस आपके सामने आ सकता है। तो बेहतर है आप अपना रेज़िडेंस कार्ड एवरी टाइम अपने साथ रखें। तो फिर बात आ जाती है कि अगर आपका जो कार्ड है वो चोरी हो जाता है, कहीं गुम जाता है या कुछ डैमेज वग़ैरह हो जाता है, कोई उसमें मसला हो जाता है, तो आपको दोबारा अप्लाई करना है विदिन 14 डेज़। मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि जब आपका ये कार्ड को कोई भी इश्यू हो जाए, चाहे वो गुम हो जाए, चोरी हो जाए या डैमेज हो जाए, उसमें कोई मसला आ जाए, तो आपको उनके उस डैमेज होने के 14 डेज़ के अंदर-अंदर आपको अप्लाई करना है रिन्यू के लिए। लेकिन अगर आपका चोरी होता है, खराब होता है, इवन तक के खराब होता है, गुम जाता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन जाके आपको वो जिसे हम पाकिस्तान में कहते हैं रिपोर्ट दर्ज करानी है। आपको पुलिस स्टेशन जाके आपको जो है रेज़िडेंस कार्ड हमारा गुम गया है या हमारा डैमेज हो गया इवन तक कि डैमेज हो गया है या किसी ने चोरी कर लिया है, तो आपको उसकी रिपोर्ट बनवानी पड़नी है और वो रिपोर्ट आप फिर इमिग्रेशन लेके जाएँगे, तो फिर जाके आपका केस रीअप्लाई होगा और फिर मैं आपको बताती चलूँ विदिन 14 डेज़ 14 डेज़ के अंदर-अंदर आपको ये सारे काम करने हैं। फिर उसके बाद बात आ जाती है मूविंग टू डिफरेंट एड्रेस। मैंने आपसे पहले भी इस टॉपिक पे बात कर चुकी हूँ मतलब कुछ स्लाइड्स पहले मैंने बात की है कि रेज़िडेंस कार्ड आपको अपने आप को रजिस्टर्ड जब आप जापान आते हैं इवन तक कि आप कहीं से मतलब एक शहर से दूसरे शहर मूव करते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर हम लोग लाहौर से मूव किया, हम लोगों ने शेखुपुरा मूव कर लिया। तो हमें शेखुपुरा की म्युनिसिपैलिटी, वार्ड ऑफिस, लोकल जो भी है सिटी हॉल वगैरह, वहाँ पर हमें जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है। लेकिन बात ये है कि अगर हम मतलब रजिस्टर्ड तब कराएँगे, जैसे कि अभी हम लाहौर रहते हैं, मिसाल के तौर पर। लाहौर में रहते हुए हमें अब शेखुपुरा मूव करना है किसी भी सिलसिले के लिए या हम लोग परमानेंटली शेखुपुरा रह रहे हैं, हम लोगों ने शेखुपुरा से रहा करना है। तो आपको पहले लाहौर से उसे कहते हैं ये मैं आप डिटेल में टॉपिक बाद में डिस्कस करूँगी। इसके ऊपर कि आप लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या-क्या कुछ करना पड़ेगा। तो आपको वहाँ से एक सर्टिफ़िकेट लेना पड़ेगा। उससे आपको जैसे कि हम लाहौर छोड़ रहे हैं, हम यहाँ पर नहीं रहना चाह रहे हैं, इसी तरह आप मिसाल के तौर पर टोक्यो छोड़ रहे हैं, आप उसकी जगह किसी और सिटी में जाना चाह रहे हैं, तो आपको वहाँ का सर्टिफ़िकेट लेना पड़ेगा और फिर वो सर्टिफ़िकेट लेके जाके जो नया शहर आप जहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर आपको वो सर्टिफ़िकेट देना होगा, ठीक है? तो वो आपको सर्टिफ़िकेट वहाँ जाके देना पड़ेगा। तो वही बात आ जाती है, ये कब करना पड़ेगा? विदिन 14 डेज़ मैं फिर बार-बार कह रही हूँ विदिन 14 डेज़, ठीक है? तो
फिर यही है कि अगर आप फिर आपका वो रेज़िडेंस कार्ड के बैक साइड पे एड्रेस लिख दिया जाता है कि आप यहाँ पर मूव कर चुके हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, ये प्रोसीजर्स होते हैं, ये रेज़िडेंस कार्ड की वैल्यू है, ये चीज़ें होती हैं। अगर आप लोगों को किसी बात की समझ नहीं आई या अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपनी ईमेल एड्रेस मेंशन की हुई है, मैंने अपना ट्विटर का अकाउंट मेंशन किया हुआ है, इवन तक कि इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक सब कुछ मेंशन किया हुआ है। आप जहाँ चाहें मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियोज़ जल्द लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही, तो मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे ख़्याल से आप लोगों के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे मेल कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।